नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विषय के पेपर 1 की आंसर की। अभी तक हम कुल 43 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बात की जा रही है क्लोज्ड क्वेश्चंस के बारे में। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। कौन सा कथन जो है वो सही है? बंद प्रश्न उत्तरदाताओं के लिए प्रश्न का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। दे मे क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस फॉर रिस्पोंडेंट्स। कथन बिल्कुल सही है। क्लोज क्वेश्चंस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इन द रिकॉर्डिंग ऑफ आंसर्स इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग। कथन भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो परिवर्तनशीलता की संभावना को कम कर देते हैं और साथ ही साथ जो बंद प्रश्न हैं उनमें उत्तरों की तुलनीयता को भी बढ़ावा मिलता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, बी और सी होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में बात की जा रही है सही समय पर सही पदोन्नति सेवाओं में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की पूर्ण प्रतिभा को विकसित करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। ये किस कमेटी ने कहा था? तो ये जो कथन है ये फुलटन कमेटी का है। इसके बाद बात की जा रही है फिस्कल मैनेजमेंट की। राजकोषीय प्रबंधन में वे कार्य शामिल हैं जो अधिकारियों को धन उपलब्ध कराने और उनके वैध और कुशल उपयोग की सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये कथन किसका है? तो आपको बताते चले ये जो कथन है ये एल.डी. वाइट का है। कथन जो है एल.डी. वाइट का है। इसके बाद में बात की जा रही है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट दैट मीट्स द needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs is called। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास है। इसके बाद में आपको चूज़ करना है एक ऐसा पैटर्न फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो कि डेमोक्रेटिक है और जहाँ पर कोई भी मेंबर किसी से भी बात कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं चेन नेटवर्क जो होता है वो आपका हायरार्की वाला पिरामिड रहता है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। सर्किल नेटवर्क में भी बस आप एक व्यक्ति जो है अपने दाईं या बाईं तरफ वाले से ही बात कर सकता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। व्हील नेटवर्क में जो होता है यहाँ पे आपके जो भी कम्युनिकेशन है वो आपकी हायर अथॉरिटी जो सेंटर में बैठी है उसके थ्रू होके जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है सितारा नेटवर्क रहने वाला है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और वो डिलीट कर दिया गया था, तो ये जो क्वेश्चन है ये उस तरह की पॉसिबिलिटी में तब भी रहता है, पर इसका जो आंसर है सितारा नेटवर्क रहने वाला है। इसके बाद बात की जा रही है, हमें कथन दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर फंक्शनली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल ये कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं क्योंकि प्रशासन साधारणतः पर्यावरणीय बाधाओं में परिवर्तन के बिना सुधर सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका हो गया है गलत, क्योंकि अगर वो अंतर संबंधित है तो इसका कारण ही यही है कि वो पर्यावरणीय बाधाओं से बंधा हुआ होता है और उसमें परिवर्तन के बिना सुधरना जो है मुश्किल है। वो उसे सुधारता है और पर्यावरण जो है सिस्टम को सुधारने की कोशिश करता है, इसलिए आर जो है वो आपका सत्य हो जाएगा, लेकिन ये सत्य है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद बात की जा रही है फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन की कौन सी मेजर पेनल्टी नहीं है। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफकोर्स मेजर पेनल्टी हो जाता है। रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड और पोस्ट ये भी मेजर पेनल्टी हो जाता है। एक निश्चित अवधि के लिए निचले वेतनमान में पदावनति या फिर विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ये जो है ये अपने आप में बहुत ही ट्रिकी तरीके से फ्रेम किया गया है, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए आपको निचले वेतनमान में पदोन्नति की बात की जा रही है, लेकिन तब भी हमें लगता है कि इसका जो आंसर है करेक्ट वो तो विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशंस यानी पदोन्नति रोकना ही होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में इतना मेजर पेनल्टी नहीं है। इसके बाद बात की जा रही है कथन की द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अपीयर्स टू हैव लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। सही बात है। ग्लोबलाइजेशन के बाद में और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया, आपके पास न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है आपका पारंपरिक जो है उसकी जो महत्वता है वो कम होती जा रही है। इसके बाद बात की जा रही है इंक्रीजिंग रोल ऑफ ट्रांसनेशनल फोर्सेस द स्टेट सेंटर्ड थ्योरीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी सीम टू बी इनएडुकेट इन एड्रेसिंग द रेडिकल मेटामॉर्फिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात भी सही है और ये कहीं ना कहीं इसका कारण भी प्रतीत हो रही है, इसलिए हम ऑप्शन 1 के साथ में जाएंगे। बोथ आर करेक्ट एंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद में बात की जा रही है टुवर्ड्स अ न्यू बुक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव जो है वो किताब किसकी है, किसने एडिट की है? तो इसका आंसर जो है फ्रैंक मैरिनी रहने वाला है।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस जो किताब है वो थी ड्वाइट वॉल्डो की। मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव जो है वो फ्रैंक मैरिनी द्वारा एडिट की गई है। इसके बाद में पूछा गया है किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, माफ़ कीजिएगा, द रिसर्चर एम्प्लॉयज एक्सप्लिसिटली फॉर्मुलेटेड रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द बिहेवियर। तो जब आपको प्रॉपर रूल्स के साथ में जाना होता है तो आप स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो टॉप डाउन मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, जिसे हम रिजर्व की कैटेगरी में डालेंगे। इसके बाद में पूछा जा रहा है मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन कौन सा है। आप सभी को पता है सोशल नीड्स जो हैं वो एस्टीम नीड्स से पहले आती हैं, ये सही है। इट एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ नीड फुलफिलमेंट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये कॉग्निटिव अप्रोच है मोटिवेशन की, संज्ञानात्मक उपागम की ये बात कर रहा होता है, इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही जो हैं इसमें करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। तो विकास प्रशासन जो है हमें पता है चेंज ओरिएंटेड होता है, क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, टाइम ओरिएंटेड भी होता है, पर नॉन इकोलॉजिकल ओरिएंटेड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है यानी गैर पारिस्थितिकी उन्मुख आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड नहीं है रेशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल से। तो आपको पता है रेशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल जो है उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स की बात होती है, साथ ही साथ में सिलेक्शन ऑफ सेटिस्फाइंग पॉलिसी ऑल्टरनेटिव होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स भी होता है। इसलिए उसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है रैंकिंग ऑफ गोल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में बात की जा रही है डेफिसिट फाइनेंसिंग की, कि निम्नलिखित कारणों में से किस कारण सरकार द्वारा घाटा वित्त पोषण का सहारा लिया जाता है। तो आप सभी को पता है जो गैप होता है बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजट्स उसे फुलफ़िल करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से एसोसिएटेड नहीं है। तो हमें पता है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में एस्टीम नीड्स की बात की जाएगी, सिक्योरिटी नीड्स की बात की जाएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की जाएगी, पर हाइजीन फैक्टर्स जो है उसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उसकी बात नहीं की गई है। इसके बाद में कौन सा जो फीचर है वो प्रोग्राम डिसीजन का है, ये पूछा गया है। हमें पता है कि जो प्रोग्राम डिसीजन होता है वो रिपीटेटिव होता है, रूटीनली होता है, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट रहने वाला है। हालांकि इन्होंने 2 सिमिलर ऑप्शंस दे रखे हैं, इट इज़ रूटीन एंड रिपीटेटिव अपने आप में जो डिसीजन है, इसलिए करेक्ट आपको ऑप्शन 2 करना होगा। हालांकि ऑप्शन 4 जो है वो भी कहीं ना कहीं सही है क्योंकि ये रिलेटेड होता है, दिन प्रतिदिन के परिचालन से संबंधित होता है। ये इसके संबंध की बात कर रहा है, ये एग्जैक्ट उसके नेचर यानी उसकी प्रकृति की बात कर रहा है, उसके फीचर की बात कर रहा है, इस वजह से हमने ऑप्शन 2 लगाया है। हालांकि ऑप्शन 3 भी, अब देखते हैं आरपीसी के आंसर की में क्या रहता है, पर ऑप्शन 4 भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, सही बात कर रहा है।